नमस्कार विद्यार्थियों। द्वितीय वर्ष इतिहास में हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का जो योगदान है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपके साथ जिन विषयों पर चर्चा करूँगी उसमें दिल्ली षड्यंत्र केस, इसके अलावा पंजाब के बाद अवध, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई उसके बारे में, नौजवान सभा के बारे में, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो चुका था, जिसमें हमने खास तौर पर कोमागाता मारू जो जहाज की घटना थी उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। इसके बाद ये जो क्रांतिकारी संगठन है ये अलग अलग क्षेत्रों में बन रहे थे। क्रांतिकारी जो है वो इनके साथ जुड़ रहे थे और इनके द्वारा अलग अलग ऐसे कारनामे किए जा रहे थे जो अंग्रेज़ों को परेशान करने के लिए काफ़ी थे। चाहे वो बम फेंकना हो, चाहे ट्रेन को लूटना हो, ये सारे काम उनके द्वारा सिर्फ इसलिए किए जाते थे ताकि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर चले जाएं और भारत को स्वाधीनता मिल जाए। ऐसा ही एक और दिल्ली षड्यंत्र केस की जानकारी हमारे को मिलती है। पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ उसके बाद ही ये दिल्ली षड्यंत्र केस की जानकारी भी हमको मिलती है। 1908 में लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी थे, वो भारत छोड़कर यूरोप चले गए थे। उनके जाने के बाद क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व दिल्ली के मास्टर अमीर चंद और लाहौर के दीनानाथ ने संभाला। थोड़े दिन बाद दीनानाथ का संपर्क क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से हुआ। 1910 में रास बिहारी बोस लाहौर गए और लाला हरदयाल के गुट का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। रास बिहारी ने पंजाब में विभिन्न भागों में गुप्त समितियां उनके द्वारा स्थापित की गई और वहां पर वो बाकायदा उनको प्रशिक्षण देने का काम उनके द्वारा शुरू किया गया। बोस का जो संपर्क था वो बंगाल के क्रांतिकारियों से भी था और उन्होंने वहाँ पर जो समितियाँ थी उनके साथ संपर्क बिठाया और बंगाल के क्रांतिकारी अमरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के माध्यम से बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास नामक दो नवयुवकों को पंजाब बुलवाया। बंगाल के क्रांतिकारी पंजाब की गुप्त समितियों को समय समय पर आर्थिक सहायता भी भिजवाते रहते थे। इधर बंगाल के क्रांतिकारियों के दबाव तथा कुछ प्रशासनिक कार्यों से 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ले जाई गई। 23 दिसंबर 1912 को वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग और उनकी पत्नी ने नई राजधानी में प्रवेश की रस्म अदा करने के लिए हाथी पर बैठकर सवारी निकाली। मुस्लिम सुल्तान तथा मुगल बादशाह भी प्रायः इसी प्रकार के भव्य जुलूस में राजधानी में प्रवेश करते थे। लॉर्ड हार्डिंग की सवारी जब चांदनी चौक से होकर दुलिया कटरा के सामने से जा रही थी, तभी एक घर की छत से वायसराय के हाथी पर बम फेंका गया। वायसराय के पीछे बैठे हुए सेवक की तत्काल मृत्यु हो गई, लेकिन वायसराय जो है वो घायल ही हुए। उनका दूसरा सेवक भी घायल हो गया। लेडी हार्डिंग ने समय की नजाकत समय देखते हुए जुलूस को बंद करने का हुक्म दिया और घायल अवस्था में अपने पति को चिकित्सालय ले गई। पुलिस ने बम फेंकने वाले की खोजने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाई। इस पर उन्होंने संदेह के आधार पर 13 क्रांतिकारियों को धर दबोचा, जिसमें मास्टर अमीर चंद, सुल्तान चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी, माल मुकुंद, बसंत कुमार, हनुमंत सहाय, चरणदास आदि सम्मिलित थे। इन सभी लोगों पर 2 वर्ष तक मुकदमा चला। यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। अंत में मई 1915 में अमीर चंद्र, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को दिल्ली में तथा बसंत कुमार विश्वास को अंबाला में फांसी दे दी गई। चरणदास को काले पानी की सजा दी गई और बाकी अभियुक्तों को भी लंबे कारावास की सजाएं दी गई। इस बारे में ये जानकारी में मिलती है कि वायसरॉय पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी और इस बम को फेंकने वाले बसंत विश्वास और मनमथ विश्वास ही थे। तो ये एक और दिल्ली षड्यंत्र केस की जानकारी हमको मिलती है जो पंजाब में
एक तरह से ये घटना घटित हुई और वहाँ के जो ये क्रांतिकारी थे उन्हें पकड़कर जेल में बंद किया गया और उनके ऊपर ये केस चलाया गया। लेकिन इनके लिए, इन अभियुक्तों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद उन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। पंजाब, बंगाल के अलावा आगरा, अवध, बिहार और उड़ीसा में भी क्रांतिकारी गतिविधियां चालू थी। जो पंजाब और बंगाल में हुआ उसका प्रभाव संयुक्त प्रदेश, आगरा और अवध पे भी पड़ा। इस क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने बनारस को अपना केंद्र बनाया था। इन लोगों ने बंगाल और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों से भी संपर्क बनाया। 1907 में बनारस में शिवाजी उत्सव मनाया गया और वहाँ पर पंडित सुंदरलाल ने राजद्रोह से बड़ा जोशीला भाषण दिया। संयुक्त प्रदेश में क्रांतिकारी आंदोलन की जमीन तैयार करने में पंडित सुंदरलाल सबसे मुख्य थे। उन्होंने लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष के साथ भी काम किया था। उन्होंने कर्मयोगी समाचार पत्र निकाला और अरविंद तथा तिलक के लेखकों और भाषणों को अनुवाद प्रकाशित किए। उन्होंने उनकी प्रेरणा से इलाहाबाद से स्वराज्य नामक पत्र भी निकाला था जिसमें उग्र राष्ट्रवादी विचारों की प्रमुखता थी। सरकार ने इस पत्र को बंद करवा दिया। दिल्ली षड्यंत्र केस में भी सुंदरलाल का नाम जोड़ने की बहुत कोशिश अंग्रेजों द्वारा की गई, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वे बच गए। 1910 में बंगाल के कुछ क्रांतिकारी के सहयोग से बनारस में युवक समिति की स्थापना की गई, जो वास्तव में बंगाल की अनुशंसन समिति से ही संबंधित थी। जहाँ तक बिहार और उड़ीसा की बात है, तो बिहार के पटना, देवघर, दुमका आदि शहरों में बंगाल से भागकर आए क्रांतिकारियों ने स्थानीय नवयुवकों को साथ लेकर गुप्त समितियां बना ली थी। इन्होंने उसके द्वारा क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का काम किया। यहाँ के क्रांतिकारी धन एकत्रित करने के लिए उनके द्वारा कुछ छोटी मोटी डकैतियाँ भी गई, लेकिन इसका मुख्य मकसद अंग्रेजों को परेशान करना था और जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उसके लिए कुछ चंदा इकट्ठा करना था। हमें ये भी जानकारी मिलती है कि बिहार नेशनल कांग्रेस के अंग्रेजी प्राध्यापक कामख्यानाथ मित्र ने अपने भाषणों के द्वारा अनेक बिहारी छात्रों में क्रांतिकारी भावना जागृत की थी। इस पर अंग्रेजों ने उन्हें कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बिहार में भी और उड़ीसा में भी अनेक गुप्त समितियां बनाई गई और जो गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को बल देती रहती थी। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध जो है वो पूरे विश्व में चालू हो चुका था। 1919 में के बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के प्रश्न को लेकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन 1920 से 22 तक चला, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और जब क्रांतिकारियों ने देखा कि अहिंसात्मक आंदोलन का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला है, तो उन्होंने पुनः क्रांतिकारी संगठनों को संगठित करना शुरू कर दिया। क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल ने, जिन्हें आम माफी के सिलसिले में फरवरी 1920 में छोड़ दिया गया था, सारे क्रांतिकारी दलों को संगठित करके हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रांतिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को बम बनाने की शिक्षा के लिए बंगाल के कार्यकर्ताओं को बुलाने का निश्चय किया और पैसा इकट्ठा करने और देश में सशस्त्र क्रांति लाने के लिए बैंक, डाकखाने और सरकारी खजानों पर धावा बोलने का निश्चय किया। ये लोग क्रांति लाने के लिए आतंकवाद को एक आवश्यक और अपरिहार्य तरीका समझते थे। अतः 9 अगस्त 1925 को हरदोई से लखनऊ जाने वाली रेलगाड़ी से काकोरी ग्राम के निकट सरकारी खजाना लूट लिया गया। सरकारी पुलिस व गुप्तचर विभाग ने तत्परता से जांच पड़ताल कर सुराग लगाया और 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके ऊपर इस ट्रेन डकैती का मुकदमा चलाया गया। इसे काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। 2 साल तक इस केस की सुनवाई चली और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहेड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास हुआ और मनमथ नाथ गुप्त को 40 वर्ष कैद की सजा मिली। अशफाक उल्लाह को भी फांसी दी गई। इस प्रकार
काकोरी षड्यंत्र केस जो है वो भी एक बहुत बड़ी अहम घटना थी क्रांतिकारी आंदोलन में। क्रांतिकारी आंदोलन एवं स्वराज्य दल की गतिविधियों से विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के बारे में सलाह देने के लिए 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे और तब भारतीयों ने इसका बहिष्कार करने का निश्चय किया। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन का बहिष्कार करने के लिए लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया और वहां पर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला जी पर लाठियों पे अनेक प्रहार कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाई। 17 नवंबर 1928 को लाला जी का निधन हो गया। पंजाब के क्रांतिकारियों भगत सिंह आदि ने इस घटना को राष्ट्रीय अपमान समझा और इसका हिसाब चुकाने का निश्चय उनके द्वारा किया गया। 1926 में भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना की। इसके मुख्य उद्देश्य थे देश के युवकों में देशभक्ति की भावना उत्तेजित करना, मजदूरों और किसानों को संगठित करना, ब्रिटिश शासन का अंत करके समूचे भारत में मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित करना। इस सभा के कार्यकर्ताओं में केदारनाथ सहगल, शार्दुल सिंह, आनंद किशोर, सोडी पिंडीदास जैसे प्रमुख क्रांतिकारी सम्मिलित थे। नौजवान सभा द्वारा आयोजित सभाओं में भूपेंद्र नाथ दत्त, श्रीपाद डांगे, जवाहरलाल नेहरू आदि दिग्गज नेताओं के भाषण भी हुए। नौजवान सभा ने अपने उद्देश्य के प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए। उसमें उनके द्वारा प्रत्येक गांव में अपनी शाखा खोलने का कार्य किया गया। नौजवानों में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने का कार्य उनके द्वारा किया गया। नौजवान सभा के कुछ नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जय गोपाल ने लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने का भी निश्चय किया। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस कार्यालय के ठीक सामने सैंडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। सैंडर्स को गोली मारने के बाद क्रांतिकारी वहां से भागकर लाहौर के डीएवी कॉलेज में जाकर छुप गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ने का बहुत प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। क्रांतिकारी युवक भेष बदलकर लाहौर से दिल्ली आ गए। इसके बाद उनकी तरफ से इश्तिहार जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि सैंडर्स मारा गया, लाला जी की मृत्यु का बदला ले लिया गया, जिससे पूरे देश में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इसके बाद इन नौजवान सभा के क्रांतिकारियों द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए गए और अंग्रेजों को परेशान करने का पूरा मन इनके द्वारा बना लिया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा के केंद्रीय हॉल में बम फेंककर इन अधिनियमों के खिलाफ अपने रोष और विरोध का परिचय दिया। बम का धमाका करने के बाद इश्तिहार फेंकते हुए उन्होंने क्रांति जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस प्रकार ये भी देखा गया कि ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने संसदीय मार्ग और संघर्ष की संवैधानिक विधियों की व्यर्थता को जनता के सामने रखा और साथ ही साथ ये भी बताया कि ये जो लोक सुरक्षा विधेयक और व्यापारी विवाद अधिनियम जो केंद्रीय विधानसभा में जिनको अस्वीकृत कर दिया गया था, गवर्नर जनरल के केंद्रीय विधानसभा की नामंजूरी के बावजूद अपने विशेषाधिकारियों को प्रयोग करते हुए दोनों अधिनियम लागू कर दिए गए थे, उसके खिलाफ ही उनके द्वारा ये कार्य किया गया। इसीलिए उन्होंने विधानसभा में ये बम फेंका था। भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई और बीके दत्त को आजीवन कारावास की सजा मिली। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई और अंग्रेज इन तीनों के बारे में ये जानती थी कि लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं कि उन्होंने इनके जो शव हैं वो भी जनता के हवाले नहीं किए और चुपचाप उनका क्रियाकर्म कर दिया। इन क्रांतिकारियों की मृत्यु से क्रांतिकारी दल विशेषकर नौजवान सभा को बहुत बड़ी क्षति पहुंची और समूचा देश शोक में डूब गया। भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है। तो काकोरी षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्या और असेंबली पर बम फेंकना, इन सब में ये
जो कार्य इन क्रांतिकारियों को द्वारा किए गए, उससे अंग्रेज़ों की जो जड़ें थी वो हिल गई थी और अंग्रेज़ों को अभी लगने लगा था कि उन्हें बहुत जल्दी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। धन्यवाद।